नमस्कार विद्यार्थियों। कांग्रेस में उदारवादी विचारधारा पर 7वां और अंतिम व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हम उदारवादियों की दुर्बलताएं कर रहे थे, जिसके कारण उदारवादी देश के विश्वसनीय नेता नहीं बन सके थे। उनको देशभक्त नहीं, राजभक्त कहा जाता था। उनकी संस्था थी, उसको राजनीतिक क्लब कहा जाता था, जिसमें महादेव गोविंद रानाडे थे, फिरोज शाह मेहता थे। ये इन लोगों को तेज बहादुर सुप्रू है, सच्चिदानंद सिन्हा हैं, इन लोगों को अंग्रेजों ने बड़े बड़े पद दे रखे थे। सैयद हसन इमाम उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना रखा था। फिरोज शाह मेहता को नाइटहुड की पदवी दी। और ये जो लोग हैं, ये ब्रिटिश शासन के भक्त, इसलिए इनको राजभक्त कहा गया और उसमें अपना गौरव समझते थे। वह भी इनके अपयश का कारण था। वे यह समझने में असफल रहे कि भारतीय हितों की अवहेलना कर सदैव ब्रिटिश हितों की चिंता करेंगे तो देशवासियों पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो जब उग्रवाद कांग्रेस में पनपा, तो उन्होंने इनकी जो कार्यशैली थी उसको राजनीतिक भिक्षा करार दिया और उनका उपहास उड़ाया। इनकी जो निर्बलताएं हैं, उसके आधार पर असफलता के हम जो 3 कारण निर्धारित कर सकते हैं, उसका एक तो परिणाम यह हुआ कि उग्र राष्ट्रीयता का विकास हुआ। दूसरा, अंग्रेज शासकों का अनुदारवादी तथा साम्राज्यवादी होना भी इनकी असफलता का कारण था। तीसरा, उदारवादियों की स्वयं की व्यक्तिगत कमजोरियां भी थीं, जैसे वो कोई आंदोलन कर सकने में, जेल जा सकने में, किसी प्रकार के त्याग के अंदर वो लोग असमर्थ थे। इसको वो सहन नहीं कर सकते थे। और कल विद्यार्थियों हम चर्चा कर रहे थे कि बिना त्याग व कष्ट के दुनिया में कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं होती। फिर आज़ादी कोई आपका शोषण कर रहा है, जिसको जो यहाँ से धन लूट के लेके जा रहा है, उसको देश से निकालना असंभव कार्य था और इसका इतिहास साक्षी रहा है। आज हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं उदारवादियों की सफलताएं। विद्यार्थियों, भारतीय उदारवादियों की निर्बलताओं पर प्रकाश डालने का यह आशय कदापि नहीं कि उन्हें कुछ सफलता ही नहीं मिली। यह सत्य है कि अधिकांश इतिहासकारों ने उदारवादी युग को भारतीय इतिहास में प्रभावहीन माना है और इसका कारण भी स्पष्ट है कि वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहे। परंतु हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने कांग्रेस को जन्म दिया, पलवित पोषित किया, उसमें उनकी नीति व्यवहारिक तथा उपयुक्त थी।
यदि प्रारंभ से ही वे पूर्ण स्वराज्य की मांग कर बैठते तो कांग्रेस का अस्तित्व संकटग्रस्त हो सकता था। अतः स्वराज्य संसदीय प्रजातंत्र की मांग से पूर्व चाहकर उन्होंने नैतिक तथा राजनीतिक मूल्यों के विकास में जो सहयोग दिया वह स्वयं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। संक्षेप में उदारवादियों की उपलब्धियां हम निम्न बिंदुओं के आधार पर उनका अध्ययन कर सकते हैं। पहला है ब्रिटिश शासन के दोष भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत करना। उदारवादियों ने प्रारंभ से ही ब्रिटिश नौकरशाही शासन की बुराइयों से भारतीयों को अवगत कराने का प्रयास किया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के वास्तविक स्वरूप का पर्दाफाश करने में दिशा निर्देशक का कार्य किया। उन्होंने लगभग समस्त आर्थिक प्रश्नों को भारत की राजनीतिक स्वाधीनता के साथ जोड़ा और भारतीय वास्तविकता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं को सफलतापूर्वक उजागर किया। कांग्रेस की स्थापना के कुछ वर्ष उपरांत ही कांग्रेस अधिवेशनों में ब्रिटिश सरकार की नीतियों की स्पष्ट आलोचना होने लगी। वस्तुतः कांग्रेस उनके नेतृत्व में एक प्रकार से सरकार का विरोधी दल बन गई। तो बहुत बड़ी बात थी विद्यार्थियों, सरकार का विरोधी दल, और वो अंग्रेज सरकार का। दूसरा, उनकी उपलब्धियों की हम बात करें तो राष्ट्रीय भावना को उन्होंने प्रबल बनाने में योगदान दिया। निस्संदेह उदारवादियों के कार्यों के कोई तात्कालिक परिणाम नहीं निकले, तब भी वे राष्ट्रीयता के जनक माने जाते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1888 में जो ही कांग्रेस के प्रति रुख बदला कि कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीयता की आकांक्षाओं को एक स्पष्ट तथा संगठनात्मक रूप देने लगी थी। राष्ट्रीयता को हे बताकर भारतवासियों में सांप्रदायिकता को हे बताकर भारतवासियों में एकता की भावना उत्पन्न करने का पहला प्रयास भारतीय उदारवादियों ने किया था। उन्होंने प्रांतीयता की संकीर्ण भावना की भी आलोचना की। इस संदर्भ में गुरमुख निहाल सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि प्रारंभिक कांग्रेस ने राजभक्ति की प्रतिज्ञाओं, नरम नीति, आवेदन ही नहीं अपितु भिक्षावृत्ति के बावजूद भी उन दिनों राष्ट्रीय जागरण, राजनीतिक शिक्षा, भारतीय को एकता के सूत्र में आबद्ध करने तथा उनमें सामान्य राष्ट्रीयता की भावना निर्माण करने में कठिन परिश्रम किया। इसके अतिरिक्त तीसरा, भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा देना। उदारवादियों ने भारतीयों को एक प्रकार से राजनीतिक शिक्षित किया। उनको प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, संसदीय शासन के आदर्श
ये सब उन्होंने जनसाधारण को समझाने का कार्य किया। इसके अलावा भारतीय समस्याओं पर विचार करने हेतु एक सामान्य मंच तैयार किया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में लिखा है कि उदारपंथियों की कार्य पद्धति का उपहास उड़ाए जाने के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने जीवन के उत्थान के लिए आवश्यक मानवीय शक्ति तथा अन्य साधनों की व्यवस्था की। बात करते हैं उनकी चौथी उपलब्धि की। कांग्रेस के भावी जो आंदोलन हुए उनके लिए एक सुदृढ़ पृष्ठभूमि तैयार करना। यह हमें निसंकोच स्वीकार करना है कि कांग्रेस की नींव रखने वाले तो उदारवादी ही थे। उन्होंने अपने कार्यकलापों से एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी जिसके आधार पर भविष्य में स्वतंत्रता आंदोलन सफलता से संचालित किए जा सके। इसीलिए 1885 से 1905 तक का समय भारतीय राष्ट्रवाद का बीजारोपण का समय कहा जा सकता है। अनेक असफलताओं के बावजूद प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन की सुदृढ़ नींव डाली और ऐसे मार्ग का निर्माण किया जिस पर चलकर आज़ादी प्राप्त की जा सकी। इसके समर्थन में के.एम. मुंशी, जिनकी पुस्तक एक एडवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस में उन्होंने अपनी राय प्रकट की है कि यदि पिछले 30 वर्षों में कांग्रेस के रूप में एक अखिल भारतीय संस्था देश के राजनीतिक क्षेत्र में कार्य न करती तो ऐसी अवस्था में गांधी जी का कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता। और यही बात डॉक्टर पटाभी सीतारमैया ने यही बात उन्होंने भी लिखी है। तो भावी आंदोलनों के लिए जो एक पृष्ठभूमि तैयार करने का कार्य वो उदारवादियों ने 1885 से 1905 तक का जो उनका 20 साल का समय था उसमें उन्होंने किया। पांचवा, 1892 के अधिनियम को उदारवादियों की प्रमुख उपलब्धि माना जाना चाहिए। ये इनकी तात्कालिक जो उपलब्धियां हैं उसमें विशेष रूप से आता है उदारवादी संवैधानिक शासन, संवैधानिक विकास में तो विश्वास करते ही थे। वे 1885 से निरंतर ब्रिटिश सरकार के समक्ष कुछ मांगे प्रस्तुत करते रहे थे। 1892 में जाकर ब्रिटिश सरकार की दृष्टि उन मांगों पर पड़ी। उनमें से कतिपय मांगों को सरकार ने इस अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार कर भारतीय उदारवादियों को तुष्ट करना चाहा। निसंदेह यह अधिनियम भारतीय आकांक्षाओं के संतुष्ट करने में असमर्थ था, फिर भी वैधानिक विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। अब यदि हम समीक्षा करें, मूल्यांकन करें तो उदारवादियों के कार्यकलापों की अधिकांश इतिहासकारों ने आलोचना की है।
स्वतंत्रता के उपरांत कई नवीन तथ्य उजागर हुए। पुस्तकें और शोध कार्य चलता रहा, अभी भी चल रहा है। विद्वान अपनी लेखनी को स्वतंत्रता पूर्वक चलाकर नए नए तथ्यों की खोज में व्यस्त हैं। उदारवादियों की राजभक्ति व भिक्षावृत्ति निंदनीय थी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही उदारवादी अपने को राष्ट्रवादी बताते हुए संविधानवाद का तर्क प्रस्तुत करें, यह असंगत प्रतीत होता है। उनकी इस नीति के कारण उन पर आरोप लगाया गया कि वे राजभक्त थे, देशभक्त नहीं थे। परंतु भारतीय उदारवादियों को पूर्ण राजभक्त स्वीकार करना भी न्याय संगत प्रतीत नहीं होता। यदि भारतीय उदारवादियों की विचारधारा का सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया जाए तो दो धाराएं स्पष्ट होती हैं। प्रथम, अनुदारवादी धारा, जिसने उदारवादियों की उपलब्धियों को सीमित बना दिया। दूसरी, प्रगतिशील विचारधारा है, जो कि वर्तमान व्यवस्था में से एक आदर्श व्यवस्था के क्रमिक विकास पर क्रमपूर्वक बल देती थी और उससे वर्तमान को बदल डालना चाहती थी। प्रगट यह है कि उदारवादी जो परिवर्तन चाहते थे वे सुधारों के प्रकृति के थे, परंतु महत्व की दृष्टि से क्रांतिकारी थे। निसंदेह राष्ट्रवादियों का आर्थिक दृष्टिकोण मूलतः पूंजीवादी था। आर्थिक जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने पूंजीवाद के विकास और सामान्यतः पूंजीपतियों के हितों की विशेष वकालत की थी। उनके भाषणों और लेखों में जिस द्रुत औद्योगिकरण की रट थी वो केवल पूंजीपति वर्ग के हित में था, परंतु इस क्षेत्र में भी उदारवादियों का दृष्टिकोण आर्थिक ढांचे की वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था। इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने कहा था, भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य एवं उद्योग संस्था का सदस्य होना चाहिए। आर्थिक प्रश्नों की गहरी समझ के बावजूद उनकी असफलता का कारण मांगों तथा संघर्ष के पीछे जन आंदोलन का अभाव था। उनकी असफलता का एक कारण यह भी था कि वे ब्रिटिश सरकार को अपराजेय मानते थे। फिर भी उन्होंने आर्थिक विकास के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया था और उसके पीछे समाज कल्याण उनका प्रमुख लक्ष्य था। निसंदेह संसदीय प्रजातंत्र ही उनका लक्ष्य था, पर भारत की तत्कालीन परिस्थितियां उनके सफल संचालन में समर्थ नहीं थी। इसीलिए वे ब्रिटिश सरकार से संबंध बनाए रखना चाहते थे। स्वराज्य की मांग करके वे भारतीयों को प्रथम श्रेणी के नागरिकों के समस्त अधिकार व दायित्व दिलाना चाहते थे। संसदीय प्रजातंत्र की सफलता भी इसी पर अवलंबित थी। यह सत्य है कि उदारवादी क्रांति के विरोधी थे और केवल सुधारों की ही मांग करते थे, लेकिन उनके द्वारा वांछित सुधारों में ब्रिटिश साम्राज्य के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता थी। अतः यह धारणा बना लेना कि उदारवादियों के नेतृत्व में कांग्रेस का इतिहास गौरवपूर्ण नहीं रहा तथा उदारवादी ब्रिटिश सरकार की चाटुकारिता ही करते थे, यह तथ्य से परे है। भारत के जनसाधारण में वे लोकप्रिय नहीं बन सके, इस कारण वे अति ख्याति प्राप्त नहीं थे। 1906 के उपरांत कांग्रेस में बाल, लाल, पाल, जिसका अध्ययन हम करेंगे, का प्रभाव बढ़ गया।
अतः उनके तेज के आगे उदारवादी प्रभावहीन हो गए। अन्यथा कांग्रेस को जन्म देने व राष्ट्रीयता को प्रबल बनाने का श्रेय निसंदेह उदारवादियों को ही जाता है। कतिपय असफलताओं के बावजूद इस दौर के राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन की एक ऐसी नींव रखी जिस पर अगला जो आंदोलन है वो जारी रखा जा सका। अतः संक्षेप में, निष्कर्ष में, एक पंक्ति में यह कहा जाएगा कि 1885 से 1905 तक का समय भारतीय राष्ट्रवाद का बीजारोपण का समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।